लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर इसी वक्त नाटो और रूस के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाए तो आखिर जीतेगा कौन? क्या रूस अकेले पूरे नाटो का सामना कर सकता है या फिर नाटो की संयुक्त पावर रूस पर भारी पड़ेगी? यूक्रेन में शुरू हुआ युद्ध दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रहा था, इसने पूरी दुनिया का पावर बैलेंस बदल दिया। आज रूस की इस पश्चिमी सीमा पर नाटो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। फिनलैंड और स्वीडन अब नाटो का हिस्सा है। पोलैंड अपनी सेना को तेजी से बढ़ा रहा है। बाल्टिक देशों में नाटो की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। वहीं रूस भी अपनी मिसाइल, एयर डिफेंस और न्यूक्लियर फोर्स को पहले से भी ज्यादा एक्टिव रखे हुए है। यानी दोनों पक्ष पहले से ज्यादा ताकतवर है। कागज पर देखें तो मुकाबला बिल्कुल भी बराबरी का नहीं दिखता। एक तरफ रूस और दूसरी तरफ नाटो। नाटो कोई एक देश नहीं है, ये 30 से ज्यादा देशों का सैन्य संगठन है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, तुर्की और कई अन्य देश शामिल हैं। और नाटो की सभी देशों की एक्टिव सेना को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 35 लाख से भी ज्यादा पहुंचती है। रूस के पास लगभग 15 लाख एक्टिव सैनिक हैं। पहली नजर में लगता है कि नाटो आसानी से आगे निकल गया, लेकिन आधुनिक युद्ध सिर्फ सैनिकों की संख्या से नहीं जीते जाते। असली फर्क पैदा करते हैं तकनीक, कमांड सिस्टम, लॉजिस्टिक और हथियारों की क्वालिटी। यही वजह है कि हमें हर सेक्टर को अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि जीत सिर्फ सेना से नहीं बल्कि बेहतर तैयारी से तय होती है। किसी भी आधुनिक युद्ध का पहला लक्ष्य होता है दुश्मन के आसमान पर कब्जा। जिस देश की एयरफोर्स पहले दिन बढ़त बना लेती है, जमीन पर लड़ रही सेना का काम कई गुना ज्यादा आसान हो जाता है। यहीं से नाटो की सबसे बड़ी ताकत सामने आती है। अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे स्टील फाइटर जेट रडार पर बहुत कम दिखाई देते हैं। ब्रिटेन, इटली, नॉर्वे, नीदरलैंड और कई अन्य नाटो देश F-35 का इस्तेमाल करते हैं। यानी युद्ध शुरू होते ही नाटो के पास एक साथ सैकड़ों आधुनिक फाइटर जेट हवा में हो सकते हैं। दूसरी तरफ रूस के पास Su-35, Su-30SM और सीमित संख्या में Su-57 जैसे एडवांस फाइटर मौजूद हैं। इनकी ताकत कम नहीं है, लेकिन संख्या नाटो के मुकाबले काफी कम है। यहीं पर एक और बड़ा अंतर आता है। AWACS ऑप्स ये ऐसे विमान होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मन के विमान और मिसाइल ट्रैक कर सकते हैं। सीधे शब्दों में, जो पहले दुश्मन को देखेगा उसी के पास पहला हमला करने का मौका हुआ। नाटो इस मामले में रूस से आगे माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रूस का एयरबेस खुला पड़ा है। यहीं से खेल बदलता है। अगर दुनिया में किसी एयर डिफेंस सिस्टम का नाम लिया जाता है तो वो माना जाता है S-400। इसके अलावा रूस के पास S-300, बग और पेस्टेर जैसे कई लेजर वाले एयर डिफेंस सिस्टम हैं। इनका काम सिर्फ विमान गिराना नहीं बल्कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को बीच में ही रोकना है। यानी नाटो का रूस के अंदर गहराई तक हमला करना आसान नहीं है। युद्ध के पहले ही दिन दोनों पक्ष सबसे पहले एक दूसरे के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और कमांड सेंटर को निशाना बनाएंगे। जो इसमें सफल होगा उसे अगले कई दिनों तक बढ़त मिल सकती है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सिर्फ एयरफोर्स से युद्ध जीता जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि असली फैसला जमीन पर होता है। हवाई हमले युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन जीत हमेशा जमीन पर लिखी जाती है। यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। रूस पिछले कई दशकों से भारी टैंक और आर्टिलरी पर भरोसा करता है। T-90M और T-80 जैसे टैंक आज भी उसकी सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। वहीं नाटो के पास अमेरिका का अब्राम्स, जर्मनी का लियोपार्ड 2 और ब्रिटेन का चैलेंजर 2 जैसे आधुनिक टैंक हैं। तकनीक के मामले में नाटो के कई टैंक आगे हैं, लेकिन रूस के पास संख्या और तेज उत्पादन की क्षमता ज्यादा है। यानी अगर युद्ध लंबा चला तो दोनों पक्षों की असली परीक्षा शुरू होगी। लेकिन 2022 के बाद एक चीज ने युद्ध का तरीका पूरे तरीके से बदल दिया, ड्रोन, जिसने युद्ध के कई नियम बदले। रूस अब बड़ी संख्या में अटैक ड्रोन और कामिकाज़ा ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ नाटो के पास सिर्फ ड्रोन नहीं बल्कि सैटेलाइट, रियल टाइम इंटेलिजेंट और एआई आधारित टारगेट सिस्टम भी है। यानी दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती है। आने वाले युद्ध में जिसके पास बेहतर जानकारी होगी उसी का हमला सबसे ज्यादा सटीक माना जाएगा। लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते। एक और चीज है जो सबसे शक्तिशाली सेना को भी घुटने पर ला सकती है, सप्लाई लाइन और लॉजिस्टिक।
हर टैंक को ईंधन चाहिए और सैनिक को खाना चाहिए। हर मिसाइल की जगह नई मिसाइल पहुंचनी चाहिए। अगर सप्लाई रुक गई तो सबसे आधुनिक सेना भी कुछ दिनों में कमजोर पड़ सकती है। यही नाटो की सबसे बड़ी ताकत सामने आती है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के पास सबसे बड़ा दुनिया का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। हजारों कार्गो एयरक्राफ्ट, सैकड़ों मिलिट्री बेस और कई देशों में पहले से मौजूद हथियारों का स्टॉक। दूसरी तरफ रूस अपनी सीमाओं के पास तेजी से सप्लाई पहुंचा सकता है, लेकिन अगर युद्ध कई मोर्चों पर फैल गया तो उस पर दबाव बढ़ सकता है। यहीं से सवाल बदल जाता है, अगर युद्ध कुछ दिन का नहीं बल्कि कुछ महीने तक चला तो किसकी अर्थव्यवस्था साथ देगी। यहीं से अर्थव्यवस्था की भूमिका अहम हो जाती है। नाटो देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्था रूस से कई गुना बड़ी है। इसका मतलब अगर युद्ध लंबा चलता है तो नाटो के पास नए हथियार बनाने, पुराने सिस्टम बदलने और सहयोगी देशों की सपोर्ट करने की क्षमता ज्यादा होगी। लेकिन यही एक बड़ी गलतफहमी भी है। बड़ी अर्थव्यवस्था होने का मतलब हर बार तेज जीत नहीं होता, क्योंकि रूस ने अपनी रक्षा इंडस्ट्री को लंबे युद्ध के हिसाब से तैयार किया है। उसकी कई फैक्ट्रियां लगातार टैंक, मिसाइल और गोला बारूद बना रही हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि रूस कुछ हफ्तों में हथियारों की कमी से रुक जाएगा तो मामला इतना आसान नहीं है। अब बात उन मोर्चों की जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। समुद्र नाटो की सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, ये चलते फिरते एयरबेस है। एक कैरियर से दर्जनों फाइटर जेट उड़ सकते हैं, यानी बिना किसी विदेशी एयरबेस के भी हमला भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ रूस के पास एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत सीमित है, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी न्यूक्लियर सबमरीन हैं। यह महीनों तक समुद्र के अंदर रह सकती हैं और हजारों किलोमीटर दूर परमाणु मिसाइल दाग सकती हैं। यानी समुद्र में नाटो का दबदबा ज्यादा दिखता है, लेकिन रूस के पास भी ऐसा जवाब है जो किसी भी देश को हमला करने से पहले सोचने पर मजबूर कर सकता है। न्यूक्लियर वेपन, एटमी ताकत, परमाणु बम। रूस और नाटो दोनों के पास इतनी परमाणु ताकत है कि पूरी दुनिया को कई बार तबाह किया जा सकता है। यही कारण है कि दोनों पक्ष युद्ध से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर एक भी न्यूक्लियर मिसाइल चली तो जवाब भी न्यूक्लियर से हो सकता है। अब तक हमने नाटो और रूस की बात की, लेकिन एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, अगर चीन भी इस युद्ध में शामिल हो गया तो यहीं से पूरी तस्वीर बदल जाती है। चीन और रूस के बीच कोई नाटो जैसी सैन्य संधि नहीं है। यानी रूस पर हमला होने का मतलब ये नहीं कि चीन सीधे युद्ध में उतर जाएगा, लेकिन अगर चीन को ये लगे इस युद्ध में उसके हित प्रभावित हो रहे हैं तो वह रूस की अप्रत्याशित मदद करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी, औद्योगिक सामान या आर्थिक सहयोग। दूसरी तरफ अगर चीन सीधे युद्ध में उतरता है तो अमेरिका को अपनी सैन्य ताकत यूरोप और एशिया दोनों में बराबर बांटनी होगी। लेकिन आज की स्थिति में चीन के सीधे युद्ध में उतरने की संभावना सीमित मानी जाती है। अब सवाल जिसका जवाब भारत में कई लोग जानना चाहते हैं, अगर नाटो और रूस का युद्ध हुआ तो भारत किसका साथ देगा? जवाब है किसी के साथ नहीं। भारत की विदेशी नीति लंबे समय से न्यूट्रल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर आधारित है। यानी न्यूट्रल मतलब भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसला लेगा। रूस भारत का सबसे पुराना रक्षा साझेदार है। वही अमेरिका और कई नाटो देश भारत के बड़े व्यापारिक और रणनीतिक साझेदार हैं। ऐसे में भारत की सबसे बड़ी कोशिश यही होगी कि युद्ध से दूर रहकर अपनी सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखा जाए। अब तक हमने सेना, एयरफोर्स, नेवी, ड्रोन, अर्थव्यवस्था, लॉजिस्टिक्स और परमाणु ताकत हर पहलू को देखा। अगर सिर्फ पारंपरिक युद्ध को देखा जाए तो नाटो के पास ज्यादा संसाधन, बेहतर एयर पावर, मजबूत अर्थव्यवस्था और वैश्विक सप्लाई नेटवर्क है। यानी लंबे युद्ध में नाटो को बढ़त मिल सकती है। लेकिन अगर लड़ाई रूस की सीमाओं के आसपास होती है तो रूस अपनी मिसाइल, एयर डिफेंस और स्थानीय सैन्य तैयारी की वजह से नाटो को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर युद्ध परमाणु स्तर तक पहुंच जाए तो फिर जीत का सवाल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उस स्थिति में हार सिर्फ एक देश की नहीं, पूरी मानव सभ्यता की होगी। युद्ध का असली विजेता कोई नहीं होता, और शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी सैन्य ताकत होने के बावजूद आज भी दोनों पक्ष सीधी लड़ाई से बचने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो सरल भाषा में समझ में आई और आपको पता लगा कि कोई भी युद्ध ना तो जीतेगा और ना ही हारेगा, हारेगी तो सिर्फ मानवता। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल यूनो को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।